लाइसेंस कैंसिल करने के लिए इन लोगों ने बहुत हाहाकार मचाया, लेकिन हमारी सरकार तब भी लगी रही। इसीलिए आज हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित है और हम बांग्लादेश नहीं बने हैं। यही फर्क है। अगर हमारी सरकार सो रही होती और कुछ एक्शन नहीं ले रही होती तो हम बांग्लादेश बन चुके होते। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और गवर्नेंस के नाम पर फंडिंग अचानक बढ़ जाती है और 2022 वही समय है जब राहुल गांधी की सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा चलती। क्यों? उस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है जिसको जॉर्ज सोरोस फंड कर रही है। कब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो बताएं। ऐसे क्या उनकी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं विदेशों में जाकर, किन लोगों से मिलते हैं? सर तहसीन जी, ये जो यूएस एड है ना, ये दुग्गल साहब ही तैयार करता है कि भाई आज ये आंदोलन करना है तो आज ये बन जाओ, कल ये करना है तो राजा बाबू और दुग्गल साहब जो होता है, कभी वकील का कोट पहन लो तो वो दुग्गल साहब यूएस एड के पैसे से ही तैयार होते हैं। कब सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो गए और बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये लोग अचानक से रातों रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं, कभी रोहिंग्या को रोकने के नाम पर, कभी सीए, कभी 370 के खिलाफ। इनकी फंडिंग कहां से होती है? ये सवाल उठते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जॉर्ज सोरोस वाली यानी कि विदेशी फंडिंग वाली गुत्थी उलझती जा रही है। बीजेपी लगाती है कांग्रेस पर नाम, कांग्रेस लगाता है बीजेपी पर नाम। इस डिबेट के अंदर अशोक श्रीवास्तव और राधिका खेरा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठा दिए और कहा कि वो कहाँ जाते हैं, किससे बताते हैं, किससे मिलते हैं, कौन जानता है। और राहुल गांधी को एक तरह से रोस्ट कर दिया और राहुल गांधी की फजीयत खड़ी कर दी। पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। और क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। 2019 में जो सीए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी डीप स्टेट का पैसा था और उसको लेकर मैं कई चीजें भी तथ्य रखूंगा। तो उसमें भी पैसा था और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए जब दिल्ली में दंगे हुए, वो भी डीप स्टेट की एक साजिश थी। लेकिन तब तक डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम था। सरकार पे सवाल उठने लाजमी है। मैंने कल भी ये सवाल उठाया था, आज भी सवाल उठाऊंगा, राधिका जी के पास जाऊंगा कि ये तमाम चीजें मोदी सरकार आखिर इन चीजों को क्यों नहीं पढ़ पाई। और तहसीन जी, आपको तो अच्छी से याद होगा, आप मेरे किताब के एक कार्यक्रम में आए थे और मैंने यही बात उस वक्त भी कही थी, आज भी मैं बात ये दोहरा रहा हूं कि नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक एक खान मार्केट गैंग है और वो खान मार्केट गैंग जो है वो डीप स्टेट का ही हिस्सा है। वो डीप स्टेट का ही हिस्सा है जो लगातार, अब देखिए ना मीडिया में किस तरह से काम हो रहा था, उसके भी खुलासे हो गए कि किस तरह से मीडिया को फंड किया जा रहा था, एजेंडा पत्रकारिता चल रही थी, मोदी विरोधी चीजें प्लांट करी जा रही थी, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हां, इस सरकार को यह चीज कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। और दूसरे विषयों पर भी आऊंगा, जो आपने तमाम विषय उठाए उन सब पर एक एक करके आऊंगा, क्योंकि इस बात के प्रमाण हैं। और ये चीज जल्दी से कह दूं फिर राधिका जी के पास कि 2024 से बाद का एक पैसा वो एक अलग है जिसको रोकने की बात कर रहे हैं, और 24 से पहले पैसा आता रहा, वो यूएस एड से डायरेक्ट आया, इनडायरेक्ट आया, उसके कई सारे प्रमाण जो हैं यहां पर उपलब्ध है मेरे पास कि यूएस एड से तमाम एनजीओज के नाम पर क्यों पैसा आ रहा था। और यह भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार लगातार एनजीओ का टैपिंग बंद कर रही थी। 20,000 से ज्यादा एनजीओ को बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद यह फंड आता रहा। और किस तरह से आता रहा, इन सब के खुलासे होंगे। लेकिन पहले राधिका खेड़ा, आपका टेक है। राधिका जी, देखिए ये सारी चीजें जो हैं, इसमें बार बार एक बात उठती है, भाई आपकी सरकार के पास इंटेलिजेंस है, सरकार के पास सूचनाएं हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध भी ठीक ठाक रहे, इस सब के बीच ये सब चीजें आज खुलासे हो रहे हैं, पहले सामने क्यों नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये भी कहूंगा, आज कुछ लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को हवाला बना रहे हैं, उस पर भी मुझे लगता है आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। धन्यवाद अशोक जी, और उम्मीद करती हूँ मुझे भी तहसीन जी जितना समय मिलेगा तथ्य सामने रखने के लिए। सबसे पहले मैं इस बात से शुरुआत करती हूँ जो आपने मुझसे कल भी सवाल किया था कि हमारी सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही। हम लगातार एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल करते आ रहे हैं ये रोकने की, फंडिंग की कोशिश के लिए। और तब क्या होता है, ये खान मार्केट गैंग, ये सेक्युलर पार्टीज, ये आप सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज आके कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप सेक्युलरिज्म के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो बहुत हाहाकार एफसीआरए की फंडिंग रोकने के लिए, लाइसेंस कैंसिल करने के लिए इन लोगों ने बहुत हाहाकार मचाया, लेकिन हमारी सरकार तब भी लगी रही। इसीलिए आज हमारी डेमोक्रेसी सुरक्षित है और हम बांग्लादेश नहीं बने हैं। यही फर्क है। अगर हमारी सरकार सो रही होती और कुछ एक्शन नहीं ले रही होती तो हम बांग्लादेश बन चुके होते। खैर, वापस मुद्दे पे आते हुए कि भारत का जो लोकतंत्र है, ये बात कांग्रेस पार्टी और उनकी अलायंस को समझ लेना चाहिए कि वो कोई खिलौना या बाजार नहीं है। यहाँ 140 करोड़ भारतीय हैं जो भारत, हमारा लोकतंत्र उनकी शान है। और आज अफसोस की बात है, हमें ये देखना पड़ रहा है कि अमेरिका जैसी बाहरी ताकतें, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हमारे चुनावी तंत्र में दखलंदाज करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने ही देश के उनकी इसमें मदद कर रहे हैं। बाहर के घुसपैठी तो आ रहे हैं, लेकिन वो घर में रहने वाले, लोकतंत्र को बचाने वाले तथाकथित लोग उनकी मदद कर रहे हैं।
यूपीए सरकार के दौरान 2014 से लेकर 13 तक अमेरिकन यूएस एड ने भारत सरकार को $204 मिलियन दिए और एनजीओ को करीबन 2114 मिलियन दिए। और मोदी सरकार जब आती है 2014 से लेकर 24 के अंदर, इस दौरान सरकारी फंडिंग मात्र 1.5 मिलियन रह गई, वो घट दी गई। लेकिन जो एनजीओ को मिलने वाली रकम थी वो 2579 से ज्यादा मिलियन तक ज्यादा बढ़ गई। देखिए, सरकार की फंडिंग कम हो गई, लेकिन जो एनजीओ को मिल रहा था, उस एनजीओ में और क्या थे, इतने सारे जो हम बात करते हैं, जो ये खान मार्केट गैंग चल रहा है, 7,000 से ज्यादा जर्नलिस्ट को पूरे विश्व भर में ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनके एनजीओ में फंड दिए जा रहे थे, जिसमें बड़े बड़े पत्रकारों के नाम है। राधिका जी 75,000 राधिका जी 75,000 पत्रकारों का नाम आया जी, सॉरी 75,000। तो उसमें हमारे देश में इतने जो आज अकाउंट चल रहे हैं, कुछ जर्मनी से बैठ के चला रहे हैं, उनको बहुत फंडिंग मिली। अब 2022 में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और गवर्नेंस के नाम पर फंडिंग अचानक बढ़ जाती है और 2022 वही समय है जब राहुल गांधी की सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा चलती है। और देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सारे अकाउंट्स कांग्रेस पार्टी के फ्रोजन थे, लेकिन डेली पेमेंट्स हो रही थी। उस यात्रा का दिन का कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा था, जिस तरीके की वो लैविश यात्रा हुई थी। तो पैसा तो कहीं से आ रहा था। अब जब उनके सारे अकाउंट्स फ्रोजन थे, तो वो पैसा दिया कहां से जा रहा था? कहीं से तो आ रहा था। फिर ओसीसीआरपी, जिसकी रिपोर्ट्स को राहुल गांधी लगातार संसद में लहराते हैं और शोर मचाते हैं, उसको $47 मिलियन की एक किसी फंडिंग की रिपोर्ट को छापने को दिया जाता है। उसका इस्तेमाल फिर यहाँ पे मोदी जी की सरकार पे हमला करने के लिए राहुल गांधी करते हैं। तो अब देखिए ना, किस तरीके से एक षड्यंत्र की तरीके से ये जो साजिश रची जा रही है। तो अब सवाल तो हम पूछेंगे ना कि क्या, और कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि जो एनजीओज है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जो उनके राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा इनके साथ करी, जो योगेंद्र यादव भी हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से थे, तो वो लोगों की जो एनजीओ को पैसा मिल रहा था, वो क्यों मिल रहा था? कोई फ्री लंचेस तो होते नहीं है। किसी को अगर कोई इतना पैसा दे रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो बदले में भी तो कुछ लेगा। मुफ्त में तो देखिए कोई किसी को कुछ नहीं देता। मुफ्त में तो आज की डेट में अगर कोई भाई बहन भी किसी को कुछ नहीं देता, ये कलयुग की सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई फायदा या कोई इंटरेस्ट होगा, वरना आप पैसा तो है नहीं कि आप पैसा दिए जाएंगे और राहुल गांधी को फंड किए जाएंगे। तो ये बहुत जो लोकतंत्र बचाने की आड़ में जो भारत की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा था, उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। जॉर्ज सोरोस को, ओसीसीआरपी हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ऑक्सफैम हो, ये सारे संगठन के जो पैसा किस तरीके से कांग्रेस के एनजीओ में, कांग्रेस की राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है, इस पे क्यों सवाल नहीं करेंगे? और कांग्रेस इस बातों से भाग क्यों रही है? जब उनसे सवाल पूछा जाता है, वो बोलते हैं कि ये सो एंड सो के वो है, एम्बेसडर है। आप ये बताइए कि आपकी एनजीओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी माताजी सोनिया गांधी जी क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है जिसको जॉर्ज सोरोस फंड कर रही है? कब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो बताएं। ऐसे क्या उनकी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं विदेशों में जाकर? किन लोगों से मिलते हैं? किन लोगों से जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड वो प्रोग्राम्स में अटेंड करते हैं? कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं? किन किन से सैम पिट्रोडा उन्हें मिलवाते हैं? और एकदम से जब चुनाव आते हैं, राहुल गांधी भाग जाते हैं। हमेशा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी क्यों विदेश जाके और एकदम से गायब हो जाते हैं? ये डिटेल्स जानना जरूरी है देश को। ठीक है, डिटेल्स जानने बिल्कुल डिटेल्स जानने जरूरी है। सवाल जो उठेंगे वो जरूरी है, और उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है, बार बार जिसको कल भी चर्चा हुई थी और मुझे लगता है इसको आगे भी जानना चाहिए लोगों को, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। क्या विजय महाजन नाम का व्यक्ति जो राहुल गांधी का चीफ एडवाइजर था भारत जोड़ो यात्रा में, क्या यूएस एड का भारत में कनेक्शन वो है? एक इसमें 3-4 नाम है। हाँ, उनको भी पैसा मिला है। मैं आ रहा हूं। मैंने कहा विजय महाजन, उसके बाद योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये 3-4 नाम ऐसे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार के खिलाफ जो एनजीओ के नाम पर या बुद्धिजीवियों के नाम पर जो सबसे एक्टिव चेहरे हैं, वो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और विजय महाजन क्योंकि लोग जानते नहीं थे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आप नागरिकता संशोधन कानून, कृषि कानून, ये तमाम जो विरोध मोदी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुए, इन तमाम आंदोलनों में आपको इन चेहरों की मौजूदगी दिख जाएगी, इनकी तस्वीरें वहां दिख जाएंगी। तो बड़ा सवाल ये है और इसका जवाब लेना जरूरी है। तहसीन जी मैं आऊंगा और बाकी दो मेहमानों के पास भी आऊंगा। मैं आ रहा हूं। ये सीए नागरिकता संशोधन कानून के समय नजर आता है, ये किसान आंदोलन के समय नजर आता है, ये अग्निवीर के खिलाफ जो आंदोलन होता है उसमें नजर आता है, ये भारत जोड़ो यात्रा का एडवाइजर है, ये राहुल गांधी का एडवाइजर है, और ये यूएस एड का पेड आदमी है। ये पूरा कनेक्शन आखिर कौन है ये आदमी, और इसको यूएस एड से इतना पैसा मिलता है और ये हर जगह नजर आता है? नहीं, देखिए, मैं विजय महाजन को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता हूं, लेकिन क्योंकि आपने व्यक्ति विशेष का नाम लिया,
तो मैं इसमें एक बात कह दूं, चाहे वो महाजन साहब हो, चाहे जिस वकील साहब का आपने नाम लिया या जिस दुग्गल साहब का नाम लिया, किसी दिन वो किसान नेता रहते, किसी दिन आरटीआई एक्टिविस्ट, किसी दिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट, किसी दिन भारत जोड़ो यात्रा के वो एडवाइजर रहते, जिस व्यक्ति का आपने महान व्यक्ति सर तहसीन जी ये जो यूएस एड है ना, ये दुग्गल साहब ही तैयार करता है कि भाई आज ये आंदोलन करना है तो आज ये बन जाओ, कल ये कर रहे हैं तो राजा बाबू और दुग्गल साहब जो होता है, कभी वकील का कोट पहन लो तो वो दुग्गल साहब यूएस एड के पैसे से ही तैयार होते हैं। अपनी बात जारी रखिए। अगर ऐसे लोगों को यूएस पैसे दे रहा है तो मैं दो चीज आपको लिख लूं, कभी भाजपा हारेगी नहीं, और दूसरी बात इसमें 100% इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अमेरिकन वालों को पता चला रहे भाई किसको पैसे दे रहे हो, इनका खुद का ये आप खान मार्केट गैंग करते, खान मार्केट जाके 4 लोग में इनको मिल रहे 4 लोग, ये रिक्शा में लोगों को नहीं भर सकते। बट ये लोग, ये देखिए हम व्यक्ति विशेष ना करें, हम एक दो बड़ी बातें मैं करना चाहता हूँ। 2 चीजें जो माइक बेंस ने कहा और मैं वहां से जाना चाहता हूँ, 2019 के चुनाव, पैसे, और मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी बात की। जो यूएस एड है ये प्रेसिडेंट केनेडी ने 60 में शुरू किया था और इसका एम और ऑब्जेक्टिव्स था कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में फैलाना, ये उसका स्टेटेड एम और ऑब्जेक्टिव है। 2020 के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री चुनकर आए और कोविड की आपदा हमारे देश के ऊपर, सबसे अधिक पैसा एनजीओज में यूएस एड के द्वारा आया 2020 के बाद, ये डेटा बताता है, इसमें देयर इज नो डिस्प्यूटिंग दैट डेटा। 2018, 19, 20 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनजीओज के नॉर्म टाइटन किए। तो मेरा ये सवाल है कि यूएस एड से जिसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है यूएस इन्फ्लुएंस दूसरे पूरे विश्व में बढ़ाना, वहां पे सरकारी कुछ कोलैबोरेशन से जहां पर पैसे दिए ना दिए गए और एनजीओज में पैसे आ रहे, आरबीआई क्लूलेस है, फॉरेन फंडिंग हमारी एजेंसी क्लूलेस है, रॉक क्लूलेस है, आईबी क्लूलेस है। तो ये कर क्या रहे ये लोग, ये हमेशा क्लूलेस कैसे हो सकते हैं? और इस सवाल का भी जवाब राधिका जी ने नहीं दिया। अगर ये पैसे आके फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के थे, तो फिर तब भी हम क्लूलेस थे कि इसका इफेक्ट भारत के ऊपर होगा। मैं बार-बार एक ही चीज कह रहा हूं, चाहे जिस दुग्गल साहब का नाम आपने लिया, वकील साहब का नाम आपने लिया, महाजन साहब का नाम आपने लिया, भाई सरकार कौन चला रहा है, चौकीदार कौन था? अगर चौकीदार कोई नहीं पता कि हो क्या रहा है, अगर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को नहीं पता, तो हम किससे सवाल पूछें? देखिए ये सवाल आपके सवालों से मैंने पहले भी कहा, आपके सवालों से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं 2 चीज कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। देखिए एक बात ये समझिए, मुझे बार बार वो डायलॉग याद आता है कश्मीर फाइल्स का, सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम जो है वो उनका है। इस सिस्टम को बदलते बदलते जो है कितना कुछ हो रहा है ये समझने की जरूरत है। ये जिन वकील साहब की जिक्र चल रहा है, वो कैसे कैसे विषयों पर सरकार के कदमों को रोकने के लिए कब कब सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो गए। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये लोग अचानक से रातों रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं, कभी रोहिंग्या को रोकने के नाम पर, कभी सीए, कभी 370 के खिलाफ। इनकी फंडिंग कहां से होती है? ये सवाल उठते रहे हैं, ये सवाल उठते रहे हैं। और उनको जो है कहीं ना कहीं उनको पूरे सिस्टम में बचाने वाले लोग शामिल हैं। अब वो सिस्टम सरकार के अंडर में या सरकार से बाहर का सिस्टम है, इस पर जांच होनी चाहिए। तो हमारे देश में ये फंड क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या करना है हमें, इसका कोई उद्देश्य है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं विकास शर्मा आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी इस फंड का यूज़ कर रहा है, कृपया करके देशवासियों के अगेंस्ट ना करे, किसी भी धर्म के अगेंस्ट ना करे, किसी भी तरीके से किसी की जनहानि नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।